हेलो वन। यूपीपीसीएस और आरओआरओ के एग्जाम को ध्यान में रखकर हम उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का महा रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के इतिहास को सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया है। इसमें हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, जो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित प्रमुख घटनाएं रहे हैं, ऐतिहासिक घटनाक्रम रहे हैं, उनको हमने यहाँ पर अध्ययन कर लिया है, उनको रिवीजन कर लिया है। आज इसी कड़ी में हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं। देखेंगे कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं जो कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर घटित हुई हैं, परीक्षा उपयोगी कौन कौन सी जानकारियां हैं और कौन से टॉपिक यहाँ पर स्टैटिक जीके के अंतर्गत आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इस तरीके से आज हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मुझे यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक को लेकर के हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर के रिवीजन कर रहे हैं। आप मेरे साथ इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, आप डेली बेसिस पे यहाँ पर 6:30 बजे का एक टाइम निकालिए जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल रिवीजन को लेकर के हम यहाँ पर काम करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास के कालक्रम घटनाक्रम के बारे में क्या क्या यहाँ पे जानकारी है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको यूपी विशेष यहाँ पर हमें देखनी चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश का जो एक आधुनिक इतिहास यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे देखिए औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही यहाँ पर देखा जाए 50 वर्षों में कुल 8 मुगल शासक जो होते हैं वो दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। 1757 ईस्वी तक देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है 5 स्वतंत्र राज्यों में आपको स्थापित हो चुका था। कौन से 5 स्वतंत्र राज्य थे, इसमें आप देख सकते हैं। जो पहला है नाजिब खान के द्वारा, जो कि एक पठान सरदार था, उसने यहाँ पर मेरठ और बरेली के उत्तर क्षेत्र पर यहाँ पर अपना एक शासन स्थापित कर लिया। दूसरा जो एरिया था रुहेलखंड के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे रहमत खान का यहाँ पे एक तरीके से शासन था। और ये जो क्षेत्र होता है इसमें मेरठ और दोआब के क्षेत्र, रुहेल का क्षेत्र, ये पूरा हम रुहेलखंड कहते हैं। तीसरा इसमें देखिए तो आपको फर्रुखाबाद का आता है, जो कि यहाँ पे नवाब हुआ करते थे मध्य दोआब के क्षेत्र में। चौथा अवध के नवाब यहाँ पे आते हैं, जो फैजाबाद और लखनऊ के क्षेत्र में जिनका शासन था। और पांचवा जो मराठा शासक थे, जिनका बुंदेलखंड के क्षेत्र पर यहाँ पे आधिपत्य था। तो ये देखा जाए तो आपको अलग अलग यूपी के अलग अलग क्षेत्र जो होते हैं अलग अलग शासकों के काल में यहाँ पे स्वतंत्र एक राज्य तंत्र के रूप में स्थापित हुए। इसके बाद यहाँ पर देखिए कहानी इससे आगे बढ़ती है और 1761 में देखिए पानीपत का यहाँ पर एक युद्ध होता है। और इस पानीपत का युद्ध ध्यान रखिएगा, ये तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में लड़ा गया। किनके मध्य लड़ा गया? तो मराठों, जाटों और राजपूतों की पराजय यहाँ पर हो जाती है तथा बक्सर के युद्ध 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम की पराजय ने उत्तर भारत में देखा जाए तो अंग्रेजों का आगे चल करके शासन होने वाला है, इस चीज को यहाँ पर स्थापित हो गया। तो दो युद्ध जिसने यहाँ पर पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों की स्थापना कर दी, एक तरीके से आधिपत्य कर दिया, मराठों के साम्राज्य को समाप्त किया। और धीरे धीरे यहाँ पर अन्य जो एक कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य था उसको भी यहाँ पे एक तरीके से पेंशनकारी यहाँ पे बना देते हैं। तो वहां पे आप देख सकते हैं ये 1761 और 1764 के पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर के युद्ध। इसके बाद देखिए 1773 में एक और चीज होती है जहां अंग्रेजों ने रुहेलखंड में मराठों को पराजित कर दिया और दोआब से यहां पर उन्हें निष्कासित कर देते हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, 1774 में पहुंचती है। अंग्रेजी सेनाओं ने रुहेल सरदार रहमत खान की शाहजहांपुर में पराजित कर उन्हें रुहेलखंड को अवध के नवाब को यहां पर सौंप देते हैं। तो एक तरीके से धीरे धीरे जो ये पूरा यूपी का जो क्षेत्र था यहां पर अंग्रेजों का प्रसार जो है आप देख सकते हैं 1774-75 तक पूरी तरीके से लगभग हो चुका था। 1803 में देखा जाए तो लॉर्ड लेक ने मराठाओं को पराजित कर अलीगढ़, दिल्ली, आगरा पर भी यहाँ पे अधिकार कर लिया। और 1856 में देखा जाए अवध को भी यहाँ पे शामिल कर लिया। और 1857 की क्रांति के बाद दिल्ली का जो क्षेत्र था, पंजाब को, बरेली, मुरादाबाद के कुछ क्षेत्र, रामपुर के नवाब को यहाँ पर और सागर जो है मध्य प्रांत को यहाँ पर आपको दे दिए गए। तो इस तरीके से एक विभाजनकारी जो शक्ति थी, अंग्रेजों ने यहाँ पर आपको अलग अलग क्षेत्रों को पराजित करते गए, सहयोग यहाँ पर क्षेत्रों को लेते गए, फिर अलग अलग राजाओं के साथ एक यहाँ पे समझौते किए और दूसरे राजाओं को हरा कर उसके अधीन यहाँ पर एक तरीके से फूट डालो और राज करो की जो नीति यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई थी, उसका ही परिणाम था कि वो धीरे काफी तेजी से देखा जाए तो पूरे क्षेत्र में एक तरीके से उनका प्रसार यहाँ पर हो रहा था। अब इस समय देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अवध उत्तर पश्चिम प्रदेश में विभाजित था और चीफ कमिश्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश अवध और उत्तर पश्चिम प्रदेश में विभाजित थे, जिन्हें क्रमशः अवध एवं आगरा यहाँ पर कहा जाता था। और इनका जो प्रशासन था वो कमिश्नर एवं लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ पे अधीन हुआ करता था। एक और क्वेश्चन, ये तो यहाँ पे एक इतिहास हम देखते हैं किस तरीके से आधुनिक इतिहास यहाँ पर बढ़ता है।
एक सबसे जो इंपॉर्टेंट एक पहलू है जो यूपी संदर्भ से देखते हैं कि अवध के नवाबों को लेकर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अवध के नवाब कब कौन बने, किसका शासनकाल कब तक रहा, तो वो भी एक थोड़ा सा एक रिवीजन का पर्पस यहाँ पे बनता है जो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। जस्ट अब यहाँ पे देखिए, अवध का जो मुगल साम्राज्य था एक सूबा था जिसमें वर्तमान जो है उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग और बिहार के आपके कुछ हिस्से आपको मिला करके हम उसे अवध कहते थे। मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर 1722 में अवध के सूबेदार सआदत खां और बुरहान मुल्क ने एक स्वायत्त राज्य की यहाँ पर स्थापना की। सआदत खां बुरहान मुल्क ने यहाँ पर देखा जाए तो अवध की यहाँ पर आपको स्थापना की थी। और इसके बाद की जो कहानी यहाँ पर आगे बढ़ती है, अब सआदत खां को देखें तो यहाँ पर उसके पश्चात सफदरजंग जो कि उसका दामाद था भतीजा था, वो अवध पर यहाँ पर उसका शासन होता है। सफदरजंग जो है शुजाउद्दौला अशफुद्दौला अवध के यहाँ पे शासक बनते हैं। इसके बाद देखें तो अशफुद्दौला ने अपनी राजधानी जो है फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करता है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि किस नवाब के द्वारा फैजाबाद से राजधानी लखनऊ स्थानांतरित की गई, तो अशफुद्दौला। 1819 में देखिए इस वंश के जो 7वें शासक थे सआदत खान ने अवध के राजा की यहाँ पर आपको उपाधि धारण की थी। और ये क्वेश्चन भी होता है कि अवध का अंतिम स्वतंत्र शासक जो था उसका नाम क्या था, तो वाजिद अली शाह। ये जो फैक्चुअल जो डेटा है जो खासकर हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं, उनको लेकर के आपके एग्जाम में काफ़ी सारे यहाँ पे प्रश्न अगर बनते हैं तो इस फैक्चुअल डेटा को हम यहाँ पे एक एनालाइज कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। आपको ये चीज़ें अगर पूछी जा रही हैं तो उनको यहाँ पर आपको एक रिवाइज पर्पज से देखना भी है। अब अवध के नवाब और जो राजाओं का एक कालक्रम रहा है, कौन किसके बाद यहाँ पे कैसे शासक बनता है, वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पहलू है। तो एक एक करके इसको देख लेते हैं। देखिए पहला जो नवाब बनता है अवध का, ध्यान रखिएगा, पहला नवाब कौन बनता है, सआदत खां या बुरहानुल मुल्क जो है, ये अवध के संस्थापक भी कहे जाते हैं। उनका जो शासनकाल चलता है 1732 से लेकर के आपको 1739 तक। दूसरे यहाँ पे जो नवाब आपको बनते हैं उनका नाम है सफदरजंग। 1739 से देखा जाए तो 1753 तक यहाँ पे दूसरे आपको नवाब बनते हैं। तीसरे नवाब बनते हैं शुजाउद्दौला जो 1753 से लेकर के आपको 1775 तक इनका शासन होता है। चौथे जो नवाब है उनका नाम है अशफुद्दौला जो 1775 से 1797 तक देखा जाए तो इनका एक शासनकाल आपको देखने को मिलता है। पांचवें नवाब की यहाँ पे वजीर अली जो सिर्फ 4 महीने का यहाँ पे शासक था 1797 में। छठा नवाब बनता है सआदत अली खां जो 1798 से 1814। और सातवां जो नवाब बनता है गाजीउद्दीन हैदर जो 1814 से लेकर 1819 तक। अब यहाँ पे एक जो फैक्ट हमें ध्यान रखना है, अंतिम नवाब और पहला राजा दोनों ही यहाँ पर जो एक पहला ये भी कह सकते हैं कि अवध का वो कौन सा नवाब था जिसने राजा को उपाधि धारण की, ये क्वेश्चन हो तो गाजीउद्दीन हैदर। अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो गाजीउद्दीन हैदर। अवध का पहला राजा कौन था, तो गाजीउद्दीन हैदर। ये तीनों नाम सेम ही हैं। अब यहाँ पे देखिए एक फैक्ट यहाँ पर हम यहाँ बात कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे जो राजा और अवध के नवाब वाली यहाँ पे उपाधियों की बात चल रही है। अवध के नवाब और राजा का जो कालक्रम यहाँ पे जो परिवर्तन है इसका एक समय भी है, इस पे हमें यहाँ पे नजर रखनी है। जो 1819 ईस्वी में देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर गाजीउद्दीन हैदर को एक राजा की इसमें उपाधि दे देती हैं। और अपने जो कह सकते हैं आगे की जो यहाँ पे प्रक्रिया है, जो अगले शासक आते हैं उन्हें भी यहाँ पे राजा के नाम से ही यहाँ पर जाना जाने लगा। तो नवाब जो थे अवध के नवाब अंतिम जो इसलिए कहते हैं 7 नवाब थे। और उसी के बाद यहाँ पे राजाओं का एक कालक्रम शुरू होता है उनके परिवार के आगे की प्रक्रिया को। तो पहला यहाँ पे राजा है गाजीउद्दीन हैदर जो 1819 तक 19 से 1827 तक यहाँ पे शासन करते हैं। दूसरा जो राजा है नासिर उद्दीन हैदर 1827 से 1837। तीसरा राजा मोहम्मद अली शाह 1837 से 1842। चौथा राजा अमजद अली शाह 1842 से 1847। और पांचवा और अंतिम जो है वाजिद अली शाह जो 1847 से 1856 तक यहाँ पर आपको अवध के राजा की उपाधि धारण करके यहाँ पे शासन सत्ता को देख रहे होते हैं। अब फरवरी 1856 में देखा जाए तो राजा को जो है पदच्युत कर दिया जाता है और अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जाता है। और इस तरीके से अवध पर ब्रिटिशों का यहाँ पर पूरी तरीके से शासन स्थापित हो जाता है और अवध की यहाँ पे प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अब इसके बाद देखिए धीरे धीरे जो है एक ऐसा दौर आता है जो 1857 की स्वाधीनता संग्राम को जिसे हम कहते हैं, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में हम इसे जानते हैं। इसकी भी जो घटनाएं हैं यहाँ पर देखा है तो यूपी इसके एक गढ़ के तौर पे इसे प्रस्तुत किया जाता है। एक समृद्ध यहाँ पे आधुनिक इतिहास रहा है। आइए अब उस पर यहाँ पे नजर डालते हैं कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पर कब कब और कैसे घटित हुई।
अंग्रेजी शासन को अगर हम देखें तो उसकी स्थापना एक तरीके से 1757 हो चुकी थी और करीब 100 वर्षों बाद जो हम कहते हैं 1857 में पहला महान एक भारतीय लोगों के द्वारा किया गया अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह था। लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल जो है प्रारंभ होने के साथ ही 1857 की यह महान क्रांति हुई। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उस समय यहाँ पर देखा जाए तो गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। 1857 की जो क्रांति, इसकी शुरुआत जो है प्रदेश के मेरठ छावनी से यहाँ पे प्रारंभ होती है। शुरुआत यहाँ पे देखा जाए तो मेरठ छावनी से होती है। क्यों होती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के सबसे पहला ये सैनिक विद्रोह भी है जो मेरठ की 3री देशी घुड़सवार सेना ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग करने से मना कर दिया और 10 मई 1857 को छावनी ने यहाँ पर विद्रोह किया था। तो कई जो एस्पेक्ट इसमें छुपे हुए हैं वो हमें जो नज़र इस पर रखनी है कि पहली चीज़ कि जो शुरुआत हुई 1857 की क्रांति, उसका गढ़ यहाँ पे यूपी है। यूपी में जो आपको कह सकते हैं कि पहला जो सैनिक विद्रोह है वो भी आपको यूपी में कहाँ हुआ, मेरठ में हुआ था, ठीक है। और शुरुआत जो है 1857 की क्रांति का जो प्रदेश में आपको देखा जाए तो मेरठ छावनी से यहाँ पर होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे देखें तो उस समय जो छावनी की जो स्थिति थी, इस छावनी के विद्रोह के तत्कालीन जो कारण थे, कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी के प्रयोग को लेकर के विरोध किया गया था कि हम इन चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखा जाए जो हिंदू सैनिक थे, मुस्लिम सैनिक थे, दोनों ने यहाँ पर इसका विरोध किया था। विद्रोही सैनिकों के द्वारा 11 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा किया गया और 12 मई को अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। 6 सैनिकों और 4 नागरिकों से बनी जहां पे जलसा नामक समिति ने दिल्ली का यहाँ पे आपको प्रशासन संभाल लिया और एक तरीके से जो विद्रोह रहा जो शुरुआती चरणों में यहाँ पर आपको सफल होता हुआ दिखाई देता है, जो दिल्ली और मेरठ से यहाँ पे शुरू होता है, मेरठ से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचता है, ये धीरे धीरे आपको बाकी हिस्सों में भी यहाँ पर आपको फैलना शुरू होता है। और उसके कुछ प्रमुख जो हीरो जैसे नाना साहब हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर जो एक प्रमुख जो उस समय के चेहरे थे, या कह सकते हैं कि हमारी क्रांतिकारी नेतृत्व जो थी, या कह सकते हैं सामूहिक एक विद्रोह की एक प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है अलग अलग क्षेत्रों में, और अंग्रेजों की तरफ से जो उनका एक नेतृत्व किया गया। तो वहाँ पर देखा जाए जो पूरी घटना हुई उसको यहाँ पे आप समझते हैं क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे। 5 जून 1857 जब नाना साहब ने कानपुर पेशवा यहाँ पर उनको बनाया गया और अवध की जो उस समय बेगम थी, बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर की अवध का यहाँ पर नवाब बना दिया। जनरल बख्त खां के नेतृत्व में जून 1857 को दिल्ली में भारतीय सिपाहियों एवं जॉन निकोलस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य यहाँ पर लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजी सेना ने यहाँ पर भारतीयों को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया और बहादुर शाह द्वितीय को यहाँ पर आपको रंगून बंदी बनाकर भेज दिया, जिसे हम काला पानी भी यहाँ पर कहते हैं। इसके बाद झांसी की रानी देखा जाए तो एक रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के चंगुल से भाग जाती हैं, तात्या टोपे के साथ मिलकर यहाँ पे ग्वालियर में उसे अपने अधीन कर लेती हैं। 17 जून 1858 को देखा जाए तो ह्यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई भी देखा जाए ने एक मुस्लिम सहेली के साथ वीरगति को यहाँ पर प्राप्त हो जाती हैं। कानपुर में वहीं अगर हम बात करें विद्रोह का जो शमन था वो कोलिन कैम्पबेल और इलाहाबाद में कर्नल नील और फतेहपुर में जनरल रेनल्ड के द्वारा यहाँ पर किया गया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने 1 नवंबर 1858 को भव्य दरबार आयोजित किया और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ब्रिटिश महारानी की उद्घोषणा को यहाँ पर पढ़ा गया। तो कई जो एस्पेक्ट हैं, जैसे कि आपको पूछा जाता है कि किस विद्रोह को दबाने के लिए किस क्षेत्र में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि कानपुर में देखा जाए तो कोलिन कैम्पबेल, इलाहाबाद में कर्नल नील और फतेहपुर में जनरल रेनल्ड का नाम यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब क्रांति के पश्चात किस तरीके से एक राष्ट्रवाद का यहाँ पर उदय होता है भारत में और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के क्या भूमिका वहां पे रही, उससे संबंधित जो फैक्ट हैं वो देखते हैं। 1857 की देखा जाए जो क्रांति के बाद उत्तर प्रदेश के विकास में विभिन्न धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों ने यहाँ पर एक प्रमुख भूमिका निभाई। इसके साथ साथ देखा जाए तो समाचार पत्र हो गए, पत्र पत्रिकाएं हो गए, इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान आपको देखने को मिलता है। जैसे कि वाराणसी में हम देखें तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कवि वचन सुधा जो 1867 में यहाँ पर 67 में आपको प्रकाशित हुई, हरिश्चंद्र मैगजीन 1872 के माध्यम से आम जनता के मध्य एक तरीके के राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जाना शुरू किया गया। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की भूमिका यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रही।
इनके द्वारा ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ें किसके द्वारा, कई बार आपसे पूछा जाता है कि मैगजीन या पत्र पत्रिकाएं किसकी हैं, किसके द्वारा की गई या कब यहाँ पे प्रकाशित की गई, तो ये फैक्ट है, इनको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं और धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों को ये चलाते हैं। सर सैयद अहमद खां को देखें तो 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एवं साइंटिफिक सोसाइटी के यहाँ पर इनके द्वारा स्थापना की गई। मुस्लिमों में अलीगढ़ आंदोलन के खिलाफ कुरान एवं हदीस की शिक्षा देने के उद्देश्य से मोहम्मद कासिम ननौरवी और रशीद अहमद गंगोही ने सहारनपुर के देवबंद में इस्लामी शिक्षा का केंद्र देवबंद स्कूल की भी यहाँ पर स्थापना की और विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद का नारा देकर देवबंद यहाँ पर आंदोलन को प्रारंभ किया था। इसी तरह श्रीमती एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की यहाँ पर स्थापना की। तो ये जो कॉलेज हो गए या फिर हम कहें पत्र पत्रिकाएं हो गई या समाचार पत्र हो गए आपके, तो ये स्थापना जो जिन उद्देश्यों के साथ किए गए उसका माध्यम था कि अंग्रेजों को बाहर करना है, भारतीयों को शिक्षित करना है, राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करना है, उन्हें आपस में एकजुट करना है और सब मिल करके यहाँ पर अपनी अपनी भूमिकाओं के माध्यम से भारत के लोगों के मध्य एक राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करके अंग्रेजों को भारत से बाहर करने को लेकर के देखा जाए, तो ये सारे प्रयास यहाँ पर सराहनीय रहे। इसके बाद फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो उसके बाद लगातार जो आंदोलनों की एक श्रृंखला आपको देखने को मिलती है उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 में वायसराय लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में एक अंग्रेज सिविल सेवक A.O. ह्यूम के द्वारा यहाँ पर की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो मुंबई के देखा जाए तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराई थी, जिसमें से देखा जाए जो 8 प्रतिनिधि थे आपके उत्तर प्रदेश के थे। कौन कौन से थे उनका नाम ध्यान दे दीजिएगा। गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, घनसी ज्वाला प्रसाद, जानकी नाथ घोगाल, रामकली चौधरी, बाबू जमुना दास, शिव प्रसाद चौधरी और लाला बैजनाथ। ये सभी जो है 72 में से 8 जो प्रतिनिधि थे वो उत्तर प्रदेश के थे। इसके बाद देखिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की एक पृष्ठभूमि है और उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 20 जून 1920 को खिलाफत कमेटी की बैठक हुई। खिलाफत आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया और 31 अगस्त 1920 को यहाँ पर खिलाफत दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया गया। देखा जाए तो 1924 में यह आंदोलन तुर्की की कमाल पाशा सरकार के द्वारा खलीफा के पद को समाप्त होने के साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो समाप्त हो जाता है। दूसरा देखा जाए तो असहयोग आंदोलन के पृष्ठभूमि भी देखने को मिलती है यूपी में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो प्रांतीय सम्मेलन था 1920 ईस्वी में मुरादाबाद में डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में यहाँ पे संपन्न होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ असहयोग आंदोलन के प्रस्तावों को देखा है, इसमें स्वीकार किया गया और असहयोग आंदोलन के प्रस्तावों को स्वीकार जो किया गया था इसको लेकर ध्यान रखना है। कब कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन जो कि 1920 में मुरादाबाद में हुआ था और डॉक्टर भगवान दास की यहाँ पे अध्यक्षता में हुआ था, इसी में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार्यता मिली। आंदोलन के शुरू होने के पहले महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि देखा जाए ब्रिटिश सरकार को वापस दे दी थी। एक तरीके से भारतीयों के द्वारा एक तरीके से जैसे कि जो उपाधियां ब्रिटिशों के द्वारा भारतीयों को सम्मान पूर्वक यहाँ पर दी गई थी, ब्रिटिशों को अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कई सारे भारतीयों के द्वारा अपनी जो उपाधियां थी उनको वापस की गई थी। इसमें आपको कैसर हिंद की उपाधि किसको मिली थी, तो महात्मा गांधी को ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने असहयोग आंदोलन से पहले से वापस की थी। इसके बाद प्रदेश में देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने वकीलों ने यहाँ पर वकालतों का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय शिक्षा विकास के लिए प्रदेश के बनारस में काशी विद्यापीठ की यहाँ पे स्थापना की गई और विदेशी कपड़ों को यहाँ पर होली जलाई गई। ये सारी घटनाएं आपको असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसी तरह 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस अत्याचार से क्रोधित भीड़ ने थाने में यहाँ पर आग लगा दी। एक थानेदार सहित यहाँ पर 21 सिपाही जो हैं आग के द्वारा जल जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है।
और इस चौरी चौरा कांड से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लेते हैं और इस तरीके से भारतीयों द्वारा चलाया गया, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन जो है वो बीच में ही बिना यहाँ पे सफलता प्राप्त किए रुक जाता है। अब कहानी इससे आगे बढ़ती है स्वराज पार्टी के गठन को लेकर के। जैसे कि असहयोग आंदोलन की वापसी से कई लोग यहाँ पे दुखित हो जाते हैं, काफी लोग यहाँ पे खुश नहीं होते हैं, जिसमें आपके नेता हैं, आम जनमानस हैं। आपको देखा जाए तो यहाँ पे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में एक अलग पार्टी की स्थापना की जिसको नाम दिया गया स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इस पार्टी को देखा जाए तो विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय जैसे नेता भी आपको इसमें शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। तो एक अच्छी बड़ी पार्टी, अच्छे यहाँ पे नेता इसमें आपको शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। ये आपके मोतीलाल यहाँ पे नेहरू हैं, दूसरी तरफ CR दास आपको इसमें शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। बात यहाँ पे देखिए, इस पार्टी के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की कहानी भी आती है। स्वराज पार्टी देखा है 1923 में विधान परिषद चुनाव में यहाँ पे ये भाग लेते हैं। चित्तरंजन दास की यहाँ पर मृत्यु के बाद मोतीलाल नेहरू जो है मतभेद के कारण मदन मोहन मालवीय ने जयकर और लाला लाजपत राय के साथ मिलकर एक अलग नेशनलिस्ट पार्टी की यहाँ पर आपको स्थापना कर लेते हैं। अब अगली यहाँ पर एक प्रमुख आंदोलन जिसको हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में यहाँ पे कुछ प्रमुख घटनाक्रम को देखते हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 सत्याग्रहियों के साथ मिलकर के सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी आदि साबरमती आश्रम से देखा जाए तो एक दांडी मार्च को प्रारंभ किया गया और 6 अप्रैल 1930 की गुजरात के दांडी नामक समुद्र तट पर पहुंचकर कानून के विरोध में नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को इस तरीके से प्रारंभ किया गया। तो एक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है उसकी शुरुआत देखा जाए तो आपको गुजरात से यहां पर की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश पर व्यापक प्रभाव पड़ा और इसी समय जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कर बंदी का यहाँ पर आंदोलन शुरू किया, अर्थात कर नहीं देने का एक प्रस्ताव पारित किया गया कि अंग्रेजों को यहाँ पर कर नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद और कौन कौन सी यहाँ पे प्रमुख घटनाएं हुई इस दौरान वो भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए तो कुछ क्रांतिकारी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें आपको देखें तो क्रांतिकारी आंदोलन का जो श्रेय है ये चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल खां, अशफाक उल्लाह खां, मनमथ नाथ गुप्त इत्यादि को यहाँ पर आपको मिलता है। इसको लेकर एक यहाँ पे पार्टी का गठन किया गया 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में यहाँ पर की गई। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने अपना नाम यहाँ पर बदल दिया और इसमें एक और शब्द यहाँ पे जोड़ देते हैं सोशलिस्ट, जिसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यहाँ पर इसका नया नाम बनता है। इस पार्टी का जो मुख्यालय था उसे आगरा यहाँ पर बनाया गया और प्रदेश में देखा जाए तो क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में देखा जाए तो ट्रेन से यहाँ पे सरकारी धन की आपको लूट की गई। यह घटना देखा जाए तो काकोरी कांड के नाम से यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा धरपकड़ के काम शुरू किए जाते हैं और इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह को फांसी की यहाँ पर आपको सजा सुना दी जाती है। वहीं राम प्रसाद खन्नी, मनमथ नाथ गुप्त सहित कई क्रांतिकारियों को यहाँ पर आपको कारावास की यहाँ पर सजा दी जाती है। काकोरी कांड के मुकदमे में सरकारी वकील देखा जाए जगत नारायण मुल्ला थे और गोरखपुर कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को यहाँ पर फांसी आपको दी गई। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको है, हो सकता है पूछा जाए कि राम प्रसाद बिस्मिल को यहाँ पर फांसी कहाँ की दी गई, तो गोरखपुर कारागार में। इसी तरह चंद्रभानु गुप्त ने काकोरी कांड के केस में क्रांतिकारियों की ओर से मुकदमा लड़ा था। बाद में यही गुप्ता जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को यहाँ पर अलंकृत, मतलब पहली बार जो सीएम यहाँ पर आपको देखा जाए तो यूपी के सीएम बनते हैं चंद्रभानु गुप्त। 23 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क कंपनी गार्डन में देखा जाए चंद्रशेखर आजाद पुलिस की एक मुठभेड़ में शहीद हो जाते हैं और इस तरीके से जो एक क्रांतिकारियों का एक दल था, एक घटनाक्रम थी, यहाँ पर आपको समाप्त हो जाती है। इलाहाबाद स्थित जो अल्फ्रेड पार्क है, अगर आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं तो उसे आप कंपनी गार्डन के नाम से भी जानते होंगे। अल्फ्रेड पार्क का वापस से देखा जाए तो नामकरण किया गया, चंद्रशेखर आजाद नाम के नाम से हम भी इसे जानते हैं। तो ये पूरी एक घटनाक्रम आपको देखने को मिलता है, जो क्रांतिकारी घटनाएं जो यूपी में हुई उनसे रिलेटेड जो घटनाएं हुई वो। अब बात करते हैं कुछ किसान आंदोलनों को लेकर के। यूपी में कौन कौन से प्रयास यहाँ पर कब कब किए गए, किनके नेतृत्व में। जैसे कि फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का यहाँ पर गठन किया गया। तो
नाम ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? 17 अक्टूबर 1920 को देखें तो बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में अवध किसान सभा का यहां पर गठन किया। तो एक और यहां पे किसान संगठन को गठित किया गया था, जो गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र, देवनारायण पांडे, केदारनाथ के प्रयासों से यहाँ पे और भी मौजूद हुआ। अर्थात इसमें धीरे धीरे करके बड़े बड़े नेता आपको इस किसान सभा में शामिल हो जाते हैं। 20 से 24 दिसंबर 1920 को अवध किसान सभा की एक विशाल रैली यहां पर आपको संपन्न होती है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, जिसे हरदोई, बहराइच और सीतापुर में देखा जाए, किसानों की जो प्रमुख शिकायतों में लगान बढ़ोतरी, उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा को लेकर मदारी पासी के नेतृत्व में एक आंदोलन किसानों के द्वारा चलाया गया। तो यहां पे आप देख सकते हैं किसानों के नेतृत्व में भी अंग्रेजों के विरुद्ध यहां पर लगान वसूल करने को लेकर आंदोलन चलाए गए थे और इसका नेतृत्व जो है मदारी पासी के द्वारा पहली बार किया गया। किसान आंदोलन जो पूर्णतः है किसानों का था, इसे एक आंदोलन किसानों का, जमींदारों दोनों का, या इन दोनों का आंदोलनों में से यहां पर भेद आपको बताया जाता है। जमींदारों ताल्लुकदारों का यहाँ पे सामाजिक बायकॉट के लिए नाई धोबी बंद आयोजन यहाँ पे प्रतापगढ़ जनपद में किया गया, क्योंकि जमींदार भी देखे जाए तो एक तरीके से अंग्रेजों के साथ मिल करके काम करते थे और उसके कारण किसानों के साथ का काफ़ी शोषण होता था और उनसे यहाँ पे ज़बरदस्ती जो होती किसानी कराई जाती थी, उन्हें खाने पीने की चीज़ें पूरी वसूल ली जाती थी और उन्हें एक बंधुआ मजदूरी के तहत उनसे काम लिया जाता था। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा उनका शोषण किया जाता था। तो यहाँ पे जमींदारों के विरुद्ध भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक आंदोलन यहाँ पे चलाया गया था, नाई धोबी बंद आंदोलन प्रतापगढ़ जनपद में। अब इसके बाद 1936 में प्रोफेसर एनजी रंगा, इंदुलाल याग्निक, स्वामी सहजानंद के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का भी यहां पर आयोजन किया गया। अब यहां पे बाकी अभी हमने इसको देख लिया है, इसको एक बार आप रिवीजन के तौर पे जो फैक्ट है उनको हम आप रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि कौन कौन से विद्रोह कहां कहां हुए और इसका नेतृत्व यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है, ये एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में लगातार यूपी में पूछे गए। जैसे लखनऊ में 1857 के, सभी ध्यान रखिएगा, ये 1857 के केंद्र में जो 1857 की क्रांति के जो विद्रोह केंद्र थे, उस विद्रोह केंद्र में कौन से भारतीय के द्वारा वहां पे नेतृत्व किया गया अंग्रेजों के विरुद्ध, उससे संबंधित फैक्ट है। जैसे लखनऊ में जो है विद्रोह का यहाँ पे नेतृत्व किया गया बेगम हजरत महल के द्वारा। कानपुर के में यहाँ पर देखा जाए तो नाना साहब जो थे वो नेतृत्व करता थे। बरेली में देखा जाए तो विद्रोह का नेतृत्व आपको किया खान बहादुर खान ने। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई ने। इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया लियाकत अली ने। फैजाबाद में यहाँ पे देखा जाए तो मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा यहाँ पर इसका नेतृत्व किया गया। कालपी में देखा जाए तो तात्या टोपे के द्वारा नेतृत्व किया गया। मथुरा में देखें तो देवी सिंह के द्वारा और मेरठ में देखा जाए तो कदम सिंह के द्वारा विद्रोह का यहाँ पर नेतृत्व किया गया था। इसी तरह राज्य में जो विभिन्न किसान सभा और उससे संबंधित यहाँ पे आंदोलन हुए हैं उनको लेकर भी इस फैक्ट को ध्यान रखना है। जैसे कि उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में यहाँ पे गठित हुई, जिसके संस्थापक या प्रवर्तक थे गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। दूसरा थी अवध किसान सभा जो कि 1920 में यहाँ पे गठित की गई। इसमें बाबा रामचंद्र जो थे प्रतापगढ़ में, ये इनको द्वारा यहाँ पे से गठित किया गया। तीसरा था एका आंदोलन जो 1921 में देखा जाए तो मदारी पासी के द्वारा लगान में वृद्धि के विरुद्ध यहाँ पर प्रारंभ किया गया। चौथा था अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में स्वामी सहजानंद, एनजी रंगा और इंदुलाल याग्निक के द्वारा लखनऊ में यहाँ पर इसको स्थापित किया गया। तो ये कुछ प्रमुख किसान सभाएं और आंदोलन। अब आइए यहाँ पे पहुंचते हैं 1937 के प्रांतीय मंत्रिमंडल और उससे संबंधित घटनाक्रम में। भारत सरकार देखें अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंधन का अधिकार यहाँ पे प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव यहाँ पे संपन्न हुए। संयुक्त प्रांत की अगर हम बात करें कुल 228 विधानसभा की सीटों में 134 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई, जिसमें उनको यहाँ पे एक स्पष्ट बहुमत आपको प्राप्त हुआ था। इसके बाद 1937 में देखें तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। इनके मंत्रिमंडल में रफी अहमद, किदवई कैलाश, नाथ काटजू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, लाल शर्मा, प्यारेलाल शर्मा और इब्राहिम इत्यादि शामिल थे। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का जो शासन था 28 महीने तक यहाँ पर आपको चला और उसके बाद यहाँ पे देखिए तो एक फिर से आंदोलन शुरू हुआ जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। अब भारत छोड़ो आंदोलन की क्या कहानी रही वो भी यहाँ पे समझ लीजिए।
भारत छोड़ो आंदोलन को हम एक और नाम से जानते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, वो है अगस्त क्रांति। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, अगस्त के महीने में प्रारंभ होता है। दिसंबर 1941 में देखा पर्ल हार्बर पे जापानी हमले के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे छिड़ गया और ये विश्व युद्ध आपको एशिया में प्रवेश कर जाता है। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में वापस जाने के पश्चात कांग्रेस कार्य समिति की बैठक यहाँ पे इलाहाबाद में संपन्न होती है, जिसके बाद 7-8 अगस्त 1942 को मुंबई में एक अखिल भारतीय कांग्रेस का यहाँ पर सम्मेलन होता है, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने के प्रस्ताव को पारित किया जाता है और महात्मा गांधी ने करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा यहाँ पर देखा जाए तो दिया। 10 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश के आंदोलनकारियों ने बलिया जेल में बंद यहाँ पे कैदियों को छुड़ा दिया और एक तरीके से यहाँ पर यूपी जो है आपको शामिल हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए यहाँ पे आप देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कौन से आयोजन हुए, कब हुए और उस समय का यहाँ पर जो विवरण है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ष है, स्थल है, अध्यक्ष है और कौन सा कार्य वहां पे प्रमुख हुआ उसके बारे में। 1888 में यहाँ पे देखा है तो प्रयागराज में जॉर्ज मूल की अध्यक्षता में ये सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और अंग्रेजों के प्रति कांग्रेस के स्वभाव में यहाँ पर देखा है तो पहली बार इसके माध्यम से परिवर्तन लाया गया। 1892 में प्रयागराज में एक और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और इसमें मुद्रा नीति में सुधार की यहाँ पर मांग जो है की गई थी। 1899 में देखा तो लखनऊ में एक और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पे अधिवेशन हुआ। रमेश चंद्र दत्त के द्वारा देखा इसकी अध्यक्षता की गई और कांग्रेस के संविधान को यहाँ पर देखा जाता स्वीकार किया गया। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर नेतृत्वकर्ता बने और गरम दल और नरम दल के बीच देखा जाए तो यहाँ पर इनके द्वारा एक विवरण दिया गया, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई। उसके अध्यक्ष और प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत प्रस्ताव को लेकर यहाँ पर देखा जाए तो आगे चल करके मतभेद हो जाता है और यहाँ पे वो अलगाव देखने को मिलता है। 1910 में प्रयागराज में विलियम वेडरबर्न यहाँ पर आपकी अध्यक्षता करते हैं। भारतीय प्रेस एक्ट और देशद्रोही सभा अधिनियम यहाँ पर वापस करने को लेकर यहाँ पर बातचीत की गई। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की और इसमें कांग्रेस के विभाजित गुट मिल जाते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया और इस तरीके से यहाँ पर ये काफी एक सफल आंदोलन के तौर पे आयोजन के तौर पे देखा गया। 1925 में कानपुर का अधिवेशन में सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में किया गया और इसमें देखा जाए तो प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो कौन थी? आपको सरोजनी नायडू। इसके बाद 1936 में लखनऊ में एक और यहाँ पे अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पे अध्यक्षता की गई। नेहरू ने प्रथम वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थों में साम्यवाद की यहाँ पर व्याख्या को प्रस्तुत किया था। और 1946 में देखा है तो मेरठ में एक और यहाँ पे आपको कांग्रेस की अध्यक्षता हुई, अधिवेशन आयोजित किया गया। जेपी कृपलानी ने अध्यक्षता की और स्वतंत्रता के समय यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पे जेपी कृपलानी आपको कार्य कर रहे थे। इस तरीके से यूपी में जो अधिवेशन हुए आप देख सकते हैं, 8-9 अधिवेशन यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संपन्न हुए थे और अलग अलग समय पे अलग अलग क्षेत्रों में और उससे संबंधित यहाँ पे फैक्ट को लेकर के। अंतिम यहाँ पे कुछ बिंदु को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पे आपका इतिहास जो है भारत का, वो यहाँ पे आधुनिक इतिहास जो है उत्तर प्रदेश का, वो समाप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हम बस सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण की भी जाते जाते एक चर्चा कर लेते हैं। 3 क्षेत्र जहां पे सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण को केंद्र बनाकर यहाँ पे काम किया गया, उसमें बनारस, आगरा, प्रयागराज, यहाँ पर सहारनपुर और प्रयागराज और साथ ही साथ यहाँ पे अलीगढ़, ये 5 क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। इनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि बनारस को देखें तो 19वीं शताब्दी में भारतीय हरिश्चंद्र के द्वारा पत्रिका कविवचन सुधा के द्वारा राष्ट्रपति की भावना, राष्ट्र भावना को यहाँ पर आपको प्रेरित करने का काम किया गया। आगरा में देखें तो 1861 में शिव दयाल साहब के द्वारा राधा स्वामी सत्संग स्थापित किया गया। सहारनपुर में आप देखें तो मोहम्मद कासिम ननौदवी तथा रशी अहमद गंगोही के द्वारा 1867 में देवबंद स्कूल की यहाँ पे स्थापना की गई। इसी तरह एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना आपको देखा है तो बनारस में किया गया। मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी यहाँ पर आपको देखा जाए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जो है यहाँ पे आपको नाम परिवर्तित किया गया, ये भी आपको बनारस में है। तो ये बनारस, आगरा, सहारनपुर सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के केंद्र के साथ साथ देखा जाए तो 2 और केंद्र यहाँ पर उभर कर आते हैं। एक प्रयागराज आपका आता है और दूसरा यहाँ पर आपका अलीगढ़ आता है।
प्रयागराज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा 1914 में सेवा समिति को स्थापित किया गया। वहीं अलीगढ़ में देखें तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1870 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को स्थापित किया और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को यहाँ पर स्थापित किया गया, जो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण की यहाँ पर आपको बात करता है, सुधार लाने की यहाँ पर आपको बात करने के तहत किए गए प्रयास आपको देखने को उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। अब आइए कुछ जाते जाते उत्तर प्रदेश के इतिहास के कुछ यहाँ पे फैक्चुअल डेटा को देखते चलते हैं, जो कि एग्जाम के रूप में पूछा जा सकता है। जैसे एक यहाँ पे टॉपिक हमने लिया है कि प्रदेश के विभिन्न नगर और उनके संस्थापक, कौन से नगर किसके द्वारा स्थापित किए गए, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। जैसे लखनऊ नगर की जो स्थापना की थी साद खां के द्वारा 1722 में की गई। कानपुर नगर की स्थापना की गई हिंदू सिंह के द्वारा 1750 में। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में की गई। इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से अब जानते हैं, अकबर के द्वारा 1572 में से स्थापित किया गया। जलालाबाद यहाँ पे देखा जाए अकबर के द्वारा अंबेडकर नगर जो वर्तमान में है उससे स्थापित किया गया। इसके बाद झांसी जो है ये आप देख सकते हैं वीर सिंह जूदेव के द्वारा यहाँ पर इससे स्थापित किया गया। फर्रुखाबाद जो है ये मोहम्मद शाह के द्वारा स्थापित किया गया था। गाजियाबाद जो है गाजिउद्दीन हैदर के द्वारा 1740 में स्थापित किया गया नगर था। इसी तरह अलीगढ़ को स्थापित करने का जो श्रेय जाता है, स्थापना जो जाती है वो जाती है डोर राजपूतों के द्वारा। वहीं हम जौनपुर की बात करें तो इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहाँ पे जौना खां अपने भाई के संदर्भ में यहाँ पे स्थापित किया गया था। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो अकबर के द्वारा इसे बसाया गया था 1559 से लेकर 1570 के बीच। वहीं फतेहपुर अयोध्या के संदर्भ में यहाँ पे हम बात करें तो मोहम्मद शाह के द्वारा 1739 में से बसाया गया। गोंडा को देखें तो इसे आपको जहांगीर के द्वारा यहाँ पर बसाया गया था। फिरोजाबाद, जिसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया, बनाया गया, निर्माण किया गया। इसी तरह जहां गौराबाद, इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। अनूप शहर, इसको देखा जाए तो राजा अनूप के द्वारा यहाँ पर आपको संस्थापक रहे हैं। मुबारकाबाद, ये मुबारक शाह के द्वारा इस नगर की स्थापना की गई। शाहजहांपुर की स्थापना देखा जाए तो शाहजहां के द्वारा, और फतेहाबाद को यहाँ पर संस्थापक जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा देखा जाए तो काफी सारे ऐसे नगरों को जो है अलग अलग समय में अलग अलग शासकों के द्वारा यूपी में जो आज हम वर्तमान समय में देखने को मिलते हैं ये बसाए गए हैं। इसी तरीके से दो और नगर जैसे कि अकबरपुर हो गया। अकबरपुर जो है अकबर के द्वारा और आजमगढ़ जो है औरंगजेब के द्वारा यहाँ पर बसाया गया है। बाकी यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है जो कि अभी हमने यहाँ पर देख लिए, आपको उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इसके आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। किसान सभा के बारे में हमने देख लिया है। उत्तर प्रदेश के नामकरण की स्थिति को लेकर थोड़ा सा कहानी जो है आगे बढ़ती है एक आईपीआई के दृष्टिकोण से, किस तरीके से यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश के इतिहास जो है जो नामकरण होता है कब कब रहता है, कब क्या परिवर्तित होता है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे 14 नवंबर 1834 में देखा है तो आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कैसे बंगाल प्रेसिडेंसी से यहाँ पर पहली बार पृथक किया गया और एक अलग राज्य के तौर पर स्थापित किया गया। 1 जनवरी 1836 में देखा इसका नाम बदल दिया गया और उत्तर पश्चिमी प्रांत यहां पर कर दिया गया और इसका मुख्यालय जो बनाया गया वो आगरा था। तो भारत की देखा जाए यूपी का जो स्थापना होती है एक राज्य के दौर में सबसे पहली जो राजधानी बनती है वो आगरा रहती है। 3 अप्रैल 1858 तक आते आते देखा जाए इस प्रांत का मुख्यालय जो है आगरा से बदला गया और इलाहाबाद यानी कि जो प्रयागराज वर्तमान का इसे यहाँ पे राजधानी बनाया गया 1858 में। 15 फरवरी 1877 को देखें तो अवध के प्रशासनिक और न्यायिक मुख्यालय जो हैं वो लखनऊ बना दिए गए और उत्तर पश्चिमी प्रांतों का जो मुख्यालय था वो यहाँ पर देखा तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज को बनाया गया। इन दोनों प्रांतों का एकीकरण कर दिया गया। उस प्रांत का नाम यहाँ पर देखा जाए उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध यहाँ पर आपको किया गया। 22 मार्च 1902 को देखिए, 22 मार्च 1902 को इसका नाम बदलकर आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत किया गया। उसके कुछ समय के पश्चात 3 जनवरी 1921 तक इसका नामकरण ब्रिटिश भारत का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। तो 1921 में इसका नाम संयुक्त प्रांत था। उसके बाद 1 अप्रैल 1937 को इसका संक्षिप्त नाम करके मात्र सिर्फ संयुक्त प्रांत के नाम से हम 1937 से इसे जानने लगे और 1 अप्रैल 1946 में प्रदेश में देखा जाए तो स्वशासन यहाँ पे आपको प्रारंभ हो गया था भारतीयों के शासन के दृष्टिकोण से। 24 जनवरी 1950 को देखा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस क्षेत्र का नाम यहाँ पर बदल कर किया गया उत्तर प्रदेश। और आज हम यहाँ पे देखा है उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में यहाँ पर प्रदेश दिवस के रूप में हम मनाते हैं कब 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि उसी दिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश का नाम जो वर्तमान में है वो पड़ा था। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के साथ ही भारत का गणतंत्र का एक राज्य के रूप में यहाँ पर आपको शामिल हो जाता है।
और 9 नवंबर 2000 को देखा है उत्तर प्रदेश से पृथक यहाँ पर आपको उत्तराखंड राज्य बन जाता है और वर्तमान स्वरूप आज हम वर्तमान की जो भौगोलिक स्थिति है हम देखते हैं वो आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देता है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश का इतिहास, जिसमें हमने पहले प्राचीन, उसके बाद मध्यकालीन और आज हमने यहाँ पे आधुनिक इतिहास को पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के कला एवं संस्कृति को लेकर आएंगे और उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। रिवीजन को आप जरूरी से कर लीजिएगा। अगर आपने यहाँ पर अभी तक प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास उत्तर प्रदेश का नहीं देखा है तो उसे भी यहाँ पे रिवाइज करिए और इस वीडियो के माध्यम से आपको तो आज से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जो इतिहास है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आर्ट एंड कल्चर को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड लक।